हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम बैक टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। आज की इस क्लास में बच्चों हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा ही दिया, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर सब्जेक्ट के भी आप चेकआउट कर लेना। बात करें इस लेसन के कंटेंट की तो वो काफी लिमिटेड सा है। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, और साथ ही कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अगर बात की जाए इस लेसन के इंट्रोडक्शन की तो देखिए क्या बात बताएगी। वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स, क्योंकि ये जो हमारा प्लैनेट है जिसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हम जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स के साथ रहते हैं। स्टार्टिंग करें, अगर शुरुआत करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बैक्टीरिया, लिंचिन्स, बनियन ट्री, एलिफेंट, ब्लू व्हेल्स, छोटे से लेकर बड़े सभी टाइप के जो लिविंग थिंग्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जबकि अगर देखें we human along with all organism from a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence, यानी हम अपने सर्वाइवल के लिए इनके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें वो क्या कर रही है, एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि इसको क्रिएट करने की बात करती है। जैसे जो एयर है यानी हम सांस लेते हैं, ठीक है, साथ ही साथ वाटर हम पीते हैं, और जो सॉइल होती है वो एक तरीके से हमारे ही काम आते हैं यानी कि कल्टीवेशन के लिए, है ना, और भी अदर एक्टिविटीज के लिए। तो इसका मतलब हम काफी हद तक नेचर के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही। अगर हम बात करें फ्लोरा फौना की इंडिया के अंदर, देखिए इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट अरेंजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया की अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया अच्छा खासा वर्ल्ड लेवल पर, जी हाँ, काफी रिचेस्ट कंट्री माना जाता है। इसके रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखो हमारे देश के अंदर आपको प्लेट्यूज, चाहे वो छोटा नागपुर प्लेट्यू हो, मालवा प्लेट्यू हो या डेक्कन प्लेट्यू हो, माउंटेन्स नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है, रिवर्स की तो भाई बात ही क्या, इतनी सारी रिवर्स और उनकी इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, सी, फॉरेस्ट, सब यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और ट्वाइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर, और ऐसा कहा जाता है कि ये अभी सिर्फ 2 या 3 के आसपास ही है, इससे ज्यादा भी हमें देखना मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 8% तक ही डिस्कवर्ड हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 16 लाख के आसपास बनता है। ये जो फ्लोरा और फौना है वो काफी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करते हैं हमारी डेली लाइफ में, लेकिन क्या है कि ह्यूमंस, वही बात है कि जो चीजें उसे मिल जाती है वो उसको ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, क्योंकि जब हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जैसी चीजें रहती है तो हम उसे ना काफी ग्रांटेड लेते हैं। जब उनकी कमी होने लग जाती है हम अपने आप ही अवेयर होने लग जाते हैं। जैसे पानी हर दिन घर पे आता है, एक दिन ना आए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ मेजर स्टेप भी लिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर, सॉइल एंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें। ड्यू टू एनवायरमेंटलिस्ट डिमांड, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड इन 1972 विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। तो देखिए बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट थे यानी कि जो पर्यावरणवादी थे, उनकी डिमांड की वजह से एक एक्ट पास किया गया था 1972 में, इन चीजों को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका मेन एम क्या था कि प्रोटेक्ट करना उन पॉपुलेशन को जो काफी ज्यादा कम रह चुकी है, यानी कि वो पॉपुलेशन जो कि एंडेंजर स्पीसीज टाइप की है, जिसके अंदर बोला गया था कि जो भी हंटिंग हो रही है उसको बैन किया जाएगा। साथ ही साथ लीगल प्रोटेक्शन उनके हैबिटेट के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ये एक तरीके से एनवायरमेंटलिस्ट डिमांड के अकॉर्डिंग जो वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था 1972 में, यही सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी सेंट्रल और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ शेल्टर एक तरीके से एस्टैब्लिश किया ताकि इन चीजों को वहां पे सेफ रखा जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो यहां तक अनाउंस कर दिया कुछ सेवरल टाइप के प्रोजेक्ट जो कि प्रोटेक्ट करेंगे इन स्पेसिफिक एनिमल को, जो कि एक तरीके से थ्रेटेंड की लिस्ट के अंदर आता है, जिसके अंदर टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोर, कश्मीरी स्टैग एंड अदर ये सब है, ताकि इन चीजों को सेव किया जा सके, क्योंकि ये कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, यानी कि ढूंढने से भी ना मिल सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक चीज लाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से,
प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लगी थी, इसके अंदर हमने सेव द टाइगर का एक अभियान चलाया था, क्योंकि इसमें बात हुई थी कि जो टाइगर है उनकी स्पीशीज ना काफी एंडेंजर्ड होती जा रही है, यानी कि ये बिल्कुल भी सही साइन नहीं है। अब हुआ क्या था उसे देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट जो टाइगर था, आप जानते हो कि टाइगर एक की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज मानी जाती है हमारे इस फनल वेब के अंदर। तो 1973 में जो अथॉरिटी थी उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो हमारे देश के अंदर टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, काफी ज्यादा डिक्लाइन होती जा रही है। ऑलमोस्ट ये लगाया गया था कि 55,000 से रिड्यूस होकर 1827 के आसपास रह चुकी है, जिसके कुछ मेजर थ्रेट्स थे, जिसकी वजह से जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो न्यूमरस तरीके से डिक्लाइन होती जा रही थी, जैसे पॉचिंग हो गया ट्रेड के लिए, श्रिंकिंग हो गया हैबिटेट के लिए, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेसिक स्पीशीज, और साथ ही साथ ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना। ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो टाइगर थी उनकी संख्या कम पे कम होती जा रही थी। तो इसलिए सेव द टाइगर एक चलाया गया था 1973 के अंदर। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हो ये एक ऐसा कैंपेन था वर्ल्ड लेवल पे जो काफी अच्छा माना गया था। और इस चीज के कंजर्वेशन के लिए, मतलब इन चीजों के कंजर्वेशन के लिए हमने अलग अलग जगह पे इंडिया की ही बहुत से ऐसे पार्क्स भी स्टैब्लिश करे थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्टैब्लिश किया गया, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम के अंदर, और पेरिया टाइगर रिजर्व केरला में। अब एमसीक्यू के अंदर ये वाला एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम याद रख लेना कि ये कहां पर ये लोकेटेड है। और यही चीजें बच्चों आपको काफी हेल्प करेगी आपके एग्जाम के मैप वाले सेक्शन के अंदर भी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के अंदर ही। देखिए इंडिया के अंदर क्या है कि जो ज्यादातर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है ना, या तो वो ऑन किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू, या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं उनके थ्रू किए जाते हैं। हाँ, बेसिकली हमारे देश के अंदर आपको 3 टाइप्स के जो फॉरेस्ट है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक है रिजर्व्ड, दूसरा है प्रोटेक्टेड, और तीसरा है अनक्लास्ड। एक एक करके तीनों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात आती है। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो दीज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज अ मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। ये तो रिजर्व्ड है एक तरीके से, जो कोई अदर यूज कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। और बताया गया कि इट कवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड। अगर हम एक फॉरेस्ट लैंड को करें तो उसमें 50% जो है वो कौन से फॉरेस्ट आते हैं? रिजर्व्ड टाइप के। सेकंड है प्रोटेक्टेड, यानी ये वो फॉरेस्ट है जिनका डिप्लेशन ज्यादा हो रहा है, या फ्यूचर में आगे कोई डिप्लेशन हो तो इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ऑलमोस्ट 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उनको प्रोटेक्ट लिस्ट में रखा गया। और तीसरे आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो एक तरीके से इसे प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू इसकी देखभाल की जाती है। तो ये एक कॉमन तरीके के जो किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते, जिनका यूज किया जा सकता है। तो जो मेन है वो फर्स्ट एंड सेकंड वाले हैं। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, जो प्रोटेक्टेड और साथ ही साथ जो रिजर्व्ड है उनको एक तरीके से परमानेंट रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। Reserved and protected forest are also referred to the permanent forest maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reason। मध्य प्रदेश का एग्जांपल दिए गए। लार्जेस्ट एरिया जो है यहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट का हमें देखने को मिला, जो ऑलमोस्ट इस टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% है, जो कम नहीं होता, बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। और अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि कौन सा जो फॉरेस्ट है वो हमें कहां पे देखने को मिलता है, तो जो रिजर्व्ड है वो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र अच्छी खासी संख्या में है। प्रोटेक्ट की बात करें, प्रोटेक्टेड वाले बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ओडिशा, राजस्थान, यहां पर अच्छे खासे आपको मिलेंगे। और अनक्लास्ड की बात करें तो जितने भी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या कुछ पार्ट गुजरात का हो गया, यहाँ पे आपको हाई परसेंटेज में इस टाइप के अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जो वहां के खुद लोकल कम्युनिटी द्वारा मैनेज भी किए जाते हैं। क्योंकि अनक्लास्ड मैंने बोला था इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी के द्वारा इनकी देखभाल की जाती है। तो इनकी कैटेगरी आप
ध्यान रखिएगा। और अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें इसी लेसन की, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन को लेकर, देखिए जो फॉरेस्ट है आप भी जानते हो कि ये बहुत सी जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं उनका घर भी माना जाता है। लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सिक्योर देयर लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। क्योंकि जब भी कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाता है तो लोकल कम्युनिटी को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने हैबिटेट को कंजर्व रखने के लिए। तो ऐसे में वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ ताकि वो सिक्योर कर सके अपने लाइवलीहुड को काफी लॉन्ग टर्म के लिए। और ऐसे ही हमें कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, यहाँ के जो विलेजेस है वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग वो वहां की जो माइनिंग एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि इसकी वजह से उनकी जो जगह है वो उन्हें वहां से डिस्प्लेस किया जा सकता है। इसी तरीके से एक फेमस चिपको मूवमेंट भी हुआ था हिमालय के अंदर जो सक्सेसफुली था डिफॉरेस्टेशन को लेकर, यानी कि ये रेजिस्ट कर पाया था सेवरल ईयर्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो भी व्यापारी ट्रेडर्स थे वो बहुत सारे पेड़ों को कट करके फैक्ट्री में ला रहे थे और उससे वेरियस टाइप की चीजों का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो जो वहां की महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक गई एक साइन के तौर पर, इसलिए इसको चिपको मूवमेंट के नाम से जाना गया था। Also show the community afforestation with the native species can be a successful farmer and citizen group like a बीज बचाओ आंदोलन और तहरीक के अंदर and नवोदय have shown the adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible and the economical viable। इट मीन्स कि बीज बचाओ आंदोलन तहरीक के अंदर और नवोदय ये ऐसी चीजें हमें शो करता है एक तरीके से डाइवर्सिफाई क्रॉप्स प्रोडक्शन को लेकर कि इसके अंदर कोई भी ये सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं कर रहा कि जिससे इनका प्रोडक्शन काफी हाई होगा, काफी नेचुरल तरीके से इनका वो यूज करे। जेएफएम प्रोग्राम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में उड़ीसा के अंदर, ये गुड एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है जिसके अंदर जो लोकल कम्युनिटी है वो मैनेज कर पा रही है एक तरीके से अपनी जगह को, ताकि वो जो फॉरेस्ट है वो डिग्रेड ना हो सके और वहां पे कोई अदर ना आए और इनको वहां से डिस्प्लेस ना होना पड़े। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक में जानने को मिलेंगे। तो यही है इस लेसन के अंदर, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना, बट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज प्रोटेक्ट, रिजर्व्ड और अनक्लास और कम्युनिटी वाला ये, और जो स्टार्टिंग का पार्ट था कि कौन से एक्ट लाया गया कि हम जो एक तरीके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, इट मीन्स कि फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट कर सके। तो यही सारी चीजें इस लेसन में, काफी शॉर्ट एंड सिंपल लेसन है। होप सो कि बच्चों आपको इस वन शॉट वीडियो में काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।